हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोगों की डिमांड पे, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला चीट शीट। काफी टाइम से बच्चे में से डिमांड कर रहे थे कि भैया सारे चैप्टर्स के हमें फॉर्मूला चीट शीट दे दो, फॉर्मूला चीट शीट दे दो, जिसमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले हमें मिल जाए, उसका पीडीएफ दे दो, उसके मतलब नोट्स दे दो, कुछ तो दे दो कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक ही उसमें हमें सेशन में मिल जाए। तो ये आप लोगों की डिमांड पे मैं लेकर आया हूं सेशन, है ना। कोई और सेशन अगर आप लोगों को हो, आप लोगों की नजर में हो कोई सेशन, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया इस चीज पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेशन लेकर आइए। डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा एंड बनाएंगे उस पर भी वीडियो, है ना। तो वीडियो को करते हैं यार स्टार्ट। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप इसको 1.25x पे भी देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सही टाइम पे रिलेवेंट जानकारी आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी, और वो तब ही मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको टाइम टाइम पे घंटी बजती रहे और चीजें पता चलती रहे, है ना। चलो जी, तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला चैप्टर जो है आप लोगों के पास, दैट इज योर रियल नंबर। तो यार रियल नंबर में आप लोगों के पास ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें आपको पता है क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे दो नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। फिर इस चैप्टर में आपके पास आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, उसको आप ब्रेक कर सकते हो दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में। फिर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इस चैप्टर में आप लोगों के पास प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया जाता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं और सभी नंबर्स को इंक्लूड करते, एचसीएफ के केस में हम लोएस्ट पावर देखते हैं और सिर्फ कॉमन नंबर्स को देखते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। दूसरी चीज बेटा, आप लोगों के पास इस चैप्टर में, इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स उनके और सारे फॉर्मूले कवर अप होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आता था प्राइम, एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करता है। इसका हम प्रूविंग में काम लाते हैं कि √3 को √2 को कैसे आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी, इस तरीके से। फिर आपके पास सेकंड चैप्टर है बेटा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के बेसिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको आते हैं कि कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। फिर अगर इस चैप्टर में मैं आप लोगों को और चीजें बताऊं, तो इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सिखाया जाता है, जो हम सीखते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, बचपन से आप करते आ रहे हो। उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें सिखाया जाता है कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास रिलेशन आता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं। एक मैंने मान लिया अल्फा, एक मैंने मान लिया बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, c/a के इक्वल होता है। तो ये आपके पास रिलेशन होता है -b/a c/a, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ जो उनके वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में। फिर थर्ड चैप्टर है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा आप लोगों के पास कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। ये हमने 9th ग्रेड में भी पढ़ा है। जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ जो होता है बेटा स्ट्रेट लाइन होता है, x 0 होता है y एक्सिस पे, y 0 होता है x एक्सिस पे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग लोअर ग्रेड में पढ़ चुके। जो ध्यान देनी है आपको चीजें यहां पे इस चैप्टर में वो क्या है कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 कोई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशंस है बेटा आपके पास। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में
इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में अगर आपके पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो आपके पास ये कंसिस्टेंट लाइंस बोला जाता है। अगर तीनों इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट होता है, और अगर आगे के दो इक्वल हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो इनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। अब ऐसी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है और इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। ऐसी लाइन एक के ऊपर एक लाइन होती है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इनको को इंसिडेंट भी बोला जाता है, को इंसिडेंट। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होती है ऐसी कंडीशन में और इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है जी। फिर अगर थोड़ा आप आगे बढ़ोगे इसमें तो अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होते हैं इनके सॉल्यूशंस निकालने के। सॉल्यूशंस यानी कि x और y की वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो कौन से मेथड से हम निकालते हैं? तो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। आता होगा क्योंकि पेपर आने वाले कुछ तो पढ़ा होगा। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है आप लोगों के पॉलिनोमियल के, कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, ये आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दोनों में फर्क क्या है? यहां पे इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, LHS RHS जीरो नहीं है। यहां पे आप देखोगे ना LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, इक्वल टू का साइन जहां पे आ जाए, जरूरी नहीं है जीरो के इक्वल, किसी और के भी इक्वल है तो भी वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उनको रूट्स, जो पॉलिनोमियल होता है उनके सॉल्यूशन को जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को रूट्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, तो ये चीजें हैं। अब इनके जो जीरोस रूट्स होते हैं उनको निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम प्यार से मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, एक होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम श्री धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, विच इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। उसके बाद बेटा ये जो b² माइनस 4ac ये जो टर्म है ये आपका d के इक्वल होता है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, है ना, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर d लेस देन 0 है तो अनइक्वल एंड इमेजिनरी रूट्स होते हैं, 0 के बराबर है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड अनइक्वल और रेशनल नंबर्स होते हैं। d अगर ग्रेटर देन 0 है बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके इरेशनल रूट्स होते हैं, इक्वल नहीं होते, रियल होते हैं लेकिन इरेशनल रूट्स होते हैं। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें हैं उसको भी समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जब आपका कोई सीक्वेंस एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें पहली टर्म आती है आपके पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको कांस्टेंट डिफरेंस होता है, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आता है बेटा कोई भी अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है तो दैट विल बी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला होता है sn का। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करके कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 जो कि आप लोगों के पास है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपके पास है दो फिगर्स को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, मतलब जो सिमिलैरिटी होती है क्या होती है, जिनका सेम शेप होता है बट साइज डिफर कर सकता है, उनको सिमिलर बोलते हैं। किस तरीके से अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो वो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या दो सिमिलर फिगर्स हैं आपके पास। उसके बाद बात करते हैं बेटा दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कैसे करते हो? एंगल क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो ये तीन क्राइटेरियाज हैं जिनसे आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ जरूर करना, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है उसमें अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द बेस,
तो दोनों जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है उनका जो रेशो होता है वो सेम होता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज चैप्टर नंबर 7, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों के पास क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि दो पॉइंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लो अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट्स है, अगर उनको बीच में कोई पॉइंट इंटरनली किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उनका जो फॉर्मूला होता है पॉइंट का वो होता है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1। ओ ये एक्सटर्नल वाला तो है ही नहीं बेटा सिलेबस में, कंटेंट टीम वारे, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, कोई बात नहीं। मान लो दो पॉइंट्स है, एक है x1 y1, एक है x2 y2, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट है जो इनको इंटरनली कट कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये क्या है m और n। तो बेटा अब अगर आपको ये x के कोऑर्डिनेट चाहिए तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू वाई2 प्लस n इंटू वाई1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो पॉइंट्स को, अगर कोई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोई लाइन है, उसको अगर कोई बीच में पॉइंट इंटरसेक्ट करता है किसी रेशो में, तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। फिर यहीं से आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है कि मान लो अगर ये पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच है, रेशो 1:1 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है आपके पास ये, है ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। फिर आपके पास है बेटा चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैंने आपको सिखाया है क्या कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, है ना। तो P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, B अपॉन H क्या होता है, कॉस थीटा, और P अपॉन B क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करते हो, है ना। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, कॉसेक थीटा साइन के रेसिप्रोकल होता है, सेकेंट इसके रेसिप्रोकल होता है, कॉट इसके रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद आता है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल, है ना, कि कौन कौन से एंगल्स पे कितना कितना वैल्यू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का। तो ये याद कर लेना, अच्छा रहेगा एग्जाम में, है ना। उसके बाद बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है आप लोगों के पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये चीज है। उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ही नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप लोगों के पास कुछ कॉन्सेप्ट है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि अगर ऑब्जर्वर नीचे होता है, नीचे से वो किसी ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को देखता है, तो जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना। और अगर ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे को किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में, और इस पूरे चैप्टर्स में इसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं इसके। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा सर्कल्स। कहने को सर्कल्स में सिर्फ 2 थ्योरम्स है, लेकिन क्लास 9th की भी कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखनी है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, जो अगर आपके पास कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दो कॉर्ड्स को बराबर हिस्सों में बांट देगी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स हैं आपके पास, जस्ट रिकैप करा रहा हूं मैं ये सारी की सारी चीजें, ये 9th का है ना। दूसरी चीज, इसमें इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले और उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरम्स है, उन पे फोकस कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक। जो इक्वी डिस्टेंट दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बराबर होगा। फिर एंगल सबटेंडेड वाली थ्योरम थी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट के डबल होता है।
एंगल ऑन द सेम सेगमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो कॉन्साइक्लिक, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और एंगल इन अ सेमी सर्कल जो होता है किसी भी कॉर्ड, मतलब जो दो एंड से बनता है, डायमीटर के दो एंड से जो बनता है वो 190 डिग्री का होता है। फिर आप लोगों के पास इस चैप्टर में टेंजेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर आपके पास कोई पॉइंट है अंदर है सर्कल के, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एक पॉइंट जो है वो सर्कल पे है तो उस पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो 2 टेंजेंट आप मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास आता है कि अगर लाइन है तो लाइन अगर सर्कल को टच नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ सिंपल एक लाइन बोला जाता है। ये लाइन सर्कल को इस तरीके से टच कर रहा है तो इसको सीकेंट बोला जाता है। और अगर कोई लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है तो उसे टेंजेंट बोला जाता है। अब आपके पास इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये 2 थ्योरम्स हैं कि अगर कोई टेंजेंट है, सेंटर से मैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका प्रूफ कर लेना। दूसरी थ्योरम क्या है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जब मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है जी, चलो। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको सबसे पहले सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए 2 पाई आर, एरिया पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस और आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस से ऐसे ये जो पोर्शन होता है ये सेक्टर होता है। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड जो 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है, माइनर सेगमेंट छोटा वाला, मेजर सेगमेंट बड़ा वाला। अब अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होता है। और सेगमेंट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो हो जाता है थीटा, मतलब जो भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेगमेंट का एरिया भी आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्लास 9th में थे आपके पास। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 4a स्क्वायर। फिर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं लिखा है बे? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम ये होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच ये हो जाता है। कोन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका हो जाता है, थोड़ा कॉमन लोगे तो पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल हो जाता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये। स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ये होता है। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया इतना होता है, सरफेस एरिया, अरे 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 ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम होता है ये। अब इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द आपके पास इस चैप्टर के चीजें आती है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, 2 फिगर्स को आपस में कंबाइन कर लिया तो उनका सरफेस, उनका जो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, रिजल्टिंग फिगर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो निकालो, वॉल्यूम निकालो, ठीक है ना। तो वो आप लोग इजिली समझ सकते हो। फिर आपके पास आता है बेटा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन, मॉड, इनको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। मिडल और एवरेज वैल्यूज किसी भी डेटा की। फिर एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा जो 0 to 10, 10 to 20 ऐसा वाला होता है, ये ग्रुप्ड होता है। और एक डेटा जैसे ऐसे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में दिया होता है ना, तो इसको बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा। फिर आता है मीन, मीडियन और मॉड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहां पे आप लोगों के पास मीन एक डायरेक्ट मेथड से, एक अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला जाता है। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। एक और मेथड हुआ करता था, वो शायद डिलीटेड है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। फिर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा ऐसे निकाला जाता है। मॉड ऑफ ग्रुप्ड डेटा इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। मीन, मीडियन, मॉड के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपके पास ये होता है। इन सभी फॉर्मूलों को, बहुत इजी चैप्टर रहता है, इसमें बस फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भैया। बस प्रोबेबिलिटी, आखिरी चैप्टर, एक ही फॉर्मूला है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
ठीक है, अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री आपको इवेंट निकालना है, यानी कि ई नॉट अगर आपको निकालना है, तो 1 से उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। उसके अलावा बेटा आपको पता है श्योर इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यार बस यहीं तक की आज की कहानी थी, ये पूरे के पूरे चैप्टर का फॉर्मूला शीट था आप लोगों के पास। बाकी यार ये सारे के सारे सेशंस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, सारे सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियोस को देखना और कुछ सीखने की कोशिश करना। बाकी मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना इस चैनल का, वहां पे मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ, है ना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, है ना, और बस फॉलो कर सकते हो, फोटो वोटो डालता रहता हूँ मस्त मस्त, है ना। पर्सनल कनेक्शन के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे। बाकी यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी, है ना। तो अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।